नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नवंबर के करंट अफेयर्स में। और बिहार का ही है तो थोड़ा लंबा होगा। आराम से पानी उनी लेके बैठिए, पीते रहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी जनगणना यानी नेशनल मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 की शुरुआत हुई। चर्चा में क्यों? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में स्थित केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI में राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी जनगणना यानी FMC 2025 की शुरुआत की है। विशेषता क्या है? यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल मत्स्य जनगणना है जो तकनीक की मदद से समुद्री शासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य बिंदु क्या है? कितने दिनों का अभियान है? यह देश भर में चलाया जाने वाला 45 दिनों का एक बड़ा अभियान है जिसे 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। दायरा क्या है? इसके तहत देश के 9 तटीय राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 4000 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों के लगभग 12 लाख मछुआरों परिवारों का व्यापक डेटा आंकड़े इकट्ठा किया जाएगा। कौन करा रहा है ये? तो इसे मत्स्य पालन विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और जो भी है द्वारा समन्वित किया जा रहा है, जिसमें CMFRI नोडल एजेंसी है, ठीक, और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण यानी FSI परिचालन भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में। उद्देश्य क्या है? मछुआरे समुदायों, बुनियादी ढांचे और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना ताकि उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा और आसान लाभ मिल सके। 2 खास मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो इस जनगणना को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए CMFRI द्वारा विकसित 2 ऐप्स जो है मोबाइल ऐप्स उपयोग किए जा रहे हैं। एक एक का नाम है व्यास भारत, ठीक, इसका उपयोग फील्ड स्टाफ द्वारा 12 लाख मछुआरे परिवारों के सामाजिक आर्थिक आंकड़े और उनके स्थान की जियो रेफरेंसिंग यानी सटीक लोकेशन दर्ज करने के लिए किया जाएगा। यानी कहाँ पे हो बताओ भाई। दूसरा है व्यास सूत्र। यह ऐप फील्ड से आने वाले डेटा की तुरंत जांच यानी वेरिफिकेशन करेगा और पूरे देश में चल रही जनगणना की लाइव मॉनिटरिंग यानी निगरानी की सुविधा देगा। अब बात करते हैं LV-M3 M5 लॉन्च। इसरो ने भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R अंतरिक्ष में भेजा। चर्चा में क्यों? 2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी रॉकेट LV-M3 M5 जिसे लोकप्रिय रूप से बाहुबली कहा जाता है की मदद से GSAT-7R उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। GSAT-7R उपग्रह के बारे में तो विशेष रूप से नौसेना के लिए यह पूरी तरह जो है से स्वदेशी उपग्रह है जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के समुद्री संचार और कमांड ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षित नेटवर्क यह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में बिना किसी रुकावट के पूरी तरह सुरक्षित और एनक्रिप्टेड यानी जिसको हैक न किया जा सके, ठीक है, बहुत ही सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, ठीक। तो इनक्रिप्टेड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और कमांड सेंटरों के बीच आपसी तालमेल बहुत मजबूत हो जाएगा। रॉकेट LV-M3 M5 बाहुबली के बारे में भी जान लेते हैं। यह भारत का सबसे भारी परिचालन रॉकेट है जिसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे। वजन उठाने की क्षमता या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में 4000 किलोग्राम तक और पृथ्वी की निचली कक्षा, ठीक है, लोअर ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। भविष्य का मिशन, यही रॉकेट भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी गगनयान के लिए मुख्य आधार है, जहां इसके संशोधित संस्करण को ह्यूमन रेटेड LV-M3 HRLV कहा जाता है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशूल 2025 चर्चा में क्यों? 3 नवंबर 2025 से भारतीय नौसेना के नेतृत्व में एक विशाल संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 शुरू हुआ है। कहाँ हो रहा है यह अभ्यास? गुजरात और राजस्थान के सर क्रीक और रेगिस्तानी इलाकों से लेकर उत्तरी अरब सागर तक फैला हुआ है। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा और नेटवर्क आधारित कमांड को मजबूत करना। सर क्रीक क्या है? तो यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली और ज्वारीय एस्थोनोग्राफी टाइडल क्रीक क्षेत्र है। विवाद
यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत इसके बीच के चैनल यानी मिड चैनल को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसके पूर्वी तट पर अपना दावा करता है। सुरक्षा, नौसैनिक निगरानी और प्रचुर समुद्री संसाधनों के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDEI 2025 चर्चा में क्यों है? यूनेस्को के तत्वाधान में हर साल 2 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 2025 की विशेष थीम क्या थी? थीम लिख लीजिएगा, और कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, यह भी लिख लीजिएगा। तो इस वर्ष का अभियान महिला पत्रकारों के खिलाफ AI सुविधाजनक लिंग आधारित हिंसा, AI फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जर्नलिस्ट पर केंद्रित है। यह इस बात पर ध्यान खींचता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक यानी डॉक्सिंग, निजी जानकारी लीक करना और ऑनलाइन ट्रोलिंग करके महिला पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। इतिहास, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के बाद इस दिवस की स्थापना की थी। यूनेस्को इसके लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस म्यूट नाम से एक जागरूकता अभियान भी चला रहा है। वैश्विक आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2024 के बीच दुनिया भर में 1700 से अधिक पत्रकार मारे गए और इनमें से लगभग 10 में से 9 मामलों में न्याय नहीं मिल सका है। सोचिए, 90% मामलों में न्याय नहीं मिला है। क्या ही हो रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता 2025 वनडे वर्ल्ड कप। चर्चा में क्यों? हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास में पहली बार ICC महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्य बिंदु क्या है? चौथा देश। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने महिला विश्व कप जीता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही यह खिताब जीत पाए थे। भारत इससे पहले 2005, 2017 में फाइनल में पहुंचकर हार गया था। टूर्नामेंट की खास बात है, यह महिला विश्व कप का 13वां संस्करण था जिसे भारत और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। किसे क्या मिला? तो भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार, ठीक है, मजूमदार फाइनल ये कोच है और फाइनल मैच में शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद BCCI ने भारतीय टीम के लिए 51 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। गोगाबिल झील बनी भारत की 94वीं रामसर साइट, बिहार का गौरव। चर्चा में क्यों? बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर साइटों की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह आधिकारिक तौर पर भारत की 94th अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन गई है। मुख्य बिंदु क्या है? झील का प्रकार। गोगाबिल एक गोखुर झील है यानी ऑक्सबो मतलब आपने देखा होगा ना, बैल देखा है? बैल के ऊपर ऐसे करके गर्दन पे ऐसे निकला रहता है, उसी तरह का आकार अगर कोई झील बनाती है तो उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, जो कटिहार में गंगा और महानदी नदियों के बीच स्थित है। यह मानसून के दौरान प्राकृतिक रूप से दोनों नदियों से जुड़ जाती है। बिहार में स्थित यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व है। गोगाबिल अब बिहार की 6ठी रामसर साइट बन गई है। इसके अलावा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसी साइटें भी शामिल हैं। पारिस्थितिकी महत्व अगर देखें तो यह प्रवासी पक्षियों का एक बड़ा रैन बसेरा और जलीय जीवों के प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह बाढ़ को रोकने और भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बड़ी भूमिका निभाती है। भारत का स्थान 94 रामसर साइटों के साथ भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद एशिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, भारतीय संस्थानों की संख्या बढ़ी। चर्चा में क्यों? हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। मुख्य बिंदु क्या है? टॉप 50 में कोई नहीं। इस रैंकिंग की कड़वी सच्चाई यह है कि सिर्फ 50 में भारत का कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं। संख्या में बड़ा उछाल। हालांकि भारत ने इस बार 137 नए विश्वविद्यालयों को इस सूची में जोड़ा है, जिससे एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 294 विश्वविद्यालय हो गए हैं। भारत अब इस सूची में चीन यानी 395 विश्वविद्यालय के बाद दूसरे स्थान पर है। एशिया के टॉप 3 संस्थान: हांगकांग विश्वविद्यालय पहला स्थान, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन दूसरा स्थान, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। भारत के शीर्ष संस्थान कौन है? रैंकिंग की गिरावट।
रैंकिंग में गिरावट आया है। तो भारत के प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग पिछले साल 2025 के मुकाबले इस साल गिर गई है। आईआईटी दिल्ली 59वें स्थान पर 25 में 44वें स्थान पर था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 64वें स्थान पर है, पिछले बार 62वें पे था। आईआईटी बॉम्बे 71वें पे है, पिछली बार 48वें पे था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी 95वें पे है, पिछली बार 81वें पे था। अमूल दुनिया की टॉप सहकारी समितियों में पहले स्थान पर। चर्चा में क्यों? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान मिलने पर बधाई दी है। यह घोषणा दोहा कतर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। मुख्य बिंदु रिपोर्ट का मुख्य आधार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और पर कैपिटा के अनुपात में टर्नओवर कारोबार के आधार पर अमूल और इफ्को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में सबसे ऊपर है। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय सहकारिता की ताकत को दिखाता है। अमूल के बारे में इसकी स्थापना वर्ष 1946 में गुजरात के आणंद में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के रूप में की गई हुई थी। इसके गठन में त्रिभुवन दास पटेल, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था। वर्ष 2023 से 24 में इसका वार्षिक टर्नओवर 7.3 अरब डॉलर रहा। इफ्को के बारे में इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह भारत के किसानों के लिए खाद्य यानी फर्टिलाइजर्स का निर्माण और विपणन करती है। इसके साथ लगभग 35,000 सदस्य सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं, जो देश के 5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचती है। गुरु नानक देव की प्रकाश जयंती चर्चा में क्यों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए गुरु नानक देव जी के सत्य, न्याय, करुणा और समानता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। गुरु नानक देव जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो जन्म और शुरुआती जीवन की बात करें तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवंडी गांव अब नानका साहिब में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में है। यह सिख धर्म के पहले गुरु थे। उन्होंने लोधी प्रशासन के तहत सुल्तानपुर में एक क्लर्क के रूप में भी काम किया था। आध्यात्मिक ज्ञान, लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्हें काली बेइन नदी के पास गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। दर्शन और शिक्षाएं, वे भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के समर्थक थे और कबीरदास जी से प्रभावित थे। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए नाम जपना यानी ईश्वर के नाम सिमरन पर जोर दिया। उन्होंने अपने मुस्लिम साथी मर्दाना के साथ मिलकर भारत और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की व्यापक यात्राएं की। बिहार भी आए थे, ठीक है, बिहार से होते हुए भागलपुर, कहलगांव होते हुए, छोटा नागपुर होते हुए झारखंड तक गए थे और महाराष्ट्र तक गए थे। विरासत, उनके द्वारा रचित भजनों को 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में आदि ग्रंथ में शामिल किया था। उन्होंने करतारपुर में पहले सिख समुदाय की स्थापना की और अपने शिष्य भाई लहना को यानी गुरु अंगद नाम देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। सिख गुरु और उनका महत्वपूर्ण योगदान त्वरित चार्ट है। तो गुरु एक तरफ समय काल और मुख्य योगदान क्या रहा? तो गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक। गुरु का लंगर की शुरुआत इन्होंने की, बाबर के समकालीन थे। उनकी 550वीं जयंती करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की गई। गुरु अंगद जी 1504 से 1552 गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, लंगर व्यवस्था को और लोकप्रिय बनाया। गुरु अमरदास जी 1479 से 1574 सिख विवाह पद्धति आनंद कारज की शुरुआत की, सती प्रथा और पर्दा प्रथा को खत्म किया, सम्राट अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास जी 1534 से 1581 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के निर्माण की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। गुरु अर्जन देव जी 1563 से 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा कराया और मुगल शासक जहांगीर द्वारा उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। गुरु हरगोविंद जी 1594 से 1644 सिखों को एक सैन्य समुदाय मिलिट्री कम्युनिटी में बदला, अकाल तख्त की स्थापना किया और जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध लड़े। गुरु हर राय जी 1630 से 1661 औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने का प्रयास किया, मुख्य रूप से मिशनरी यानी धर्म प्रचार कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। गुरु हरकिशन जी 1656 से 1664 सबसे कम उम्र के गुरु बाल गुरु औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया था।
ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675 आनंदपुर साहिब की स्थापना की। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1675 में इनका सिर कलम कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और पहुल यानी दीक्षा समारोह की शुरुआत की। वे अंतिम मानव गुरु थे जिन्होंने गुरु पद यानी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया। ठीक। मालदीव ने लागू किया दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध यानी जनरेशनल स्मोकिंग बैन। चर्चा में क्यों है? मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। मुख्य बिंदु क्या है? नियम क्या है? इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों को खरीदने, रखने या उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मकसद आने वाली पूरी पीढ़ी को तंबाकू से मुक्त करना है। यह प्रतिबंध सिगरेट, सिगार, चबाने वाले तंबाकू सहित सभी रूपों पर लागू होता है। मालदीव में वेटिंग और ई सिगरेट पर पहले से ही पूरी तरह बैन है। ठीक है। नोट, न्यूजीलैंड ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश था 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने 2023 में इसे लागू होने से पहले ही रद्द कर दिया। ठीक है, रिपील कर दिया। WHO, FCTC यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल के अनुरूप है। यह दुनिया की पहली वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है जो 2005 में लागू हुई थी और भारत सहित 180 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिए, भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। डायना पुंडोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेरारी रेस करने वाली पहली भारतीय महिला। चर्चा में क्यों रेस? डायना पुंडोले ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार रेस में भाग लेकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व रेसिंग सर्किट जैसे दुबई ऑटोड्रॉम और यास मरीना या अबू धाबी में वैश्विक स्तर पर फेरारी चलाकर भारत का नाम रोशन किया है। फेरारी 296 चैलेंज इस रेसिंग सीरीज का सबसे आधुनिक हाई परफॉर्मेंस मॉडल है। भारतीय नौसेना में शामिल होगा सर्वेक्षण पोत इच्छक। चर्चा में क्यों भारतीय नौसेना अपने सर्वेक्षण पोत बड़े यानी सर्वे वेजल लार्ज यानी SVL श्रेणी के तीसरे जहाज INS इच्छक को कोची नौसेना बेस पर कमीशन यानी शामिल करने जा रहा है। मुख्य बातें क्या है? नाम का अर्थ, इच्छक का अर्थ होता है मार्गदर्शक, ठीक है, गाइड जो समुद्रों के सटीक मानचित्र, मैपिंग में नेविगेशन के इसके काम को पूरी तरह दर्शाता है। यह दक्षिणी नौसेना काम यानी कोची कमान, कोची में तैनात होने वाला अपनी श्रेणी का पहला जहाज है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स ने बनाया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामान का उपयोग हुआ है। काम क्या होगा? यह बंदरगाहों, नौवहन चैनलों और गहरे समुद्र हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा ताकि नागरिक और सैन्य दोनों ऑपरेशनों के लिए सटीक समुद्री चार्ट तैयार किए जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 जहाज बने हैं। INS संधायक, INS निर्देशक, INS इच्छक और INS संशोधक। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो है अभी निर्माणाधीन है यानी अभी बन ही रहा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। लेखक और समय वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये पूछता है BPSC में पूछा गया, अक्षया नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 को लिखा था। यह सबसे पहले उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक किताब उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। भाषा, यह मूल रूप से संस्कृत मिश्रित बंगाली भाषा में लिखा गया था। संगीत, इस गीत को धुन यानी ट्यून जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और उन्होंने ही पहली बार इसे 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर में गाया था। राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके पहले 2 छंदों को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। पहले 2 छंदों को, ठीक है, छंदों को। स्पेशल कैंपेन 5.0 स्पेशल कैंपेन है तो इसका समापन हो गया है। चर्चा में क्यों? भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान
परिषद यानी ICMR ने देश भर में चलाए गए स्पेशल कैंपेन 5.0 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह क्या है? यह भारत सरकार का एक देशव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता, क्लीननेस सुनिश्चित करना, पुराने रिकॉर्ड्स का बेहतर प्रबंधन करना और लंबित पड़े सरकारी मामलों, जन शिकायतों का समय पर निपटारा करना है। इस अभियान के दौरान ICMR और उसके 27 संस्थानों ने मिलकर लंबित पड़े जन शिकायतों और PMO संदर्भों को 100% निपटाने का लक्ष्य हासिल किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 चर्चा में क्यों? भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, लिख लीजिए नोट्स में, जिसका मुख्य फोकस कैंसर से बचाव, उसकी जल्द पहचान और स्क्रीनिंग पर होता है। मुख्य बिंदु क्या है? मैरी क्यूरी से संबंध। यह दिन महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती यानी 7 नवंबर 1867 के अवसर पर मनाया जाता है। मैरी क्यूरी द्वारा रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिविटी पर की गई खोजों ने कैंसर के इलाज यानी रेडियोथेरेपी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। ठीक है। शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि भारत में हर साल कैंसर के 14 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। मैरी क्यूरी 1867 से 1934 के बारे में फैक्ट्स। वह पोलैंड में जन्मी फ्रांसीसी नागरिक थी जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज की थी। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी और दुनिया की एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञानों यानी भौतिकी 1903 और रसायन विज्ञान 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए, गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर चर्चा में क्यों? दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डेटा सेंटर विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी शोध पहल प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। ये कैसे काम करेगा और क्यों जरूरी है? तो समस्या, वर्तमान में पृथ्वी पर स्थित AI डेटा सेंटरों को ठंडा यानी कूलिंग रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की खपत होती है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता है। समाधान, अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में सोलर पैनल 8 गुना अधिक कुशलता से काम करते हैं। वहाँ 24 घंटे बिना रुके साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी मिलती है। तकनीक, गूगल अंतरिक्ष में ऐसे सौर ऊर्जा संचालित सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो AI डेटा सेंटर के रूप में काम करेंगे। ये उपग्रह आपस में ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन, लेजर लाइट तकनीक के जरिए टेराबिट्स प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करेंगे। गूगल इसके लिए अपने नए स्पेस बेस्ड TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर ट्रिलियम V6E का परीक्षण कर रहा है और 2027 की शुरुआत तक 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपनी ताजा एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसका शीर्षक ऑफ टारगेट रखा गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा किए गए वर्तमान वादे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए नाकाफी है। तो ये लोग नेता लोग हैं भाई, ये लोग इस तरह के वादे करते रहते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और क्लाइमेट सोच रहे हैं क्लाइमेट को भी बना देंगे। रिपोर्ट की मुख्य चेतावनियां क्या है? ठीक है, और मुख्य बिंदु क्या है वो देखें। 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। यदि दुनिया में वर्तमान नीतियां ही लागू रही तो साल 2100 तक धरती का तापमान 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर सभी देश अपने जलवायु वादों NDCs को पूरी तरह लागू कर भी दें तो भी तापमान वृद्धि 2.3 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी, जो कि सुरक्षित सीमा से बहुत ज़्यादा बाहर है। ठीक है। क्या है जरूरी लक्षण? ग्लोबल वार्मिंग को 2.0 तक सीमित रखने के लिए दुनिया को 2035 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2019 के मुकाबले 35% तक की कटौती करनी होगी। अगर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है तो उत्सर्जन को 55% तक घटाना होगा। सकारात्मक पहलू क्या है? तो हालांकि कुछ अच्छी बातें भी हैं। पेरिस समझौते 2015 के समय तापमान वृद्धि का अनुमान 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस था, जो अब घटकर 2.5 डिग्री सेल्सियस के करीब आया है। साथ ही दुनिया भर में सौर और पवन ऊर्जा, सोलर एंड विंड एनर्जी तकनीकें बहुत तेजी से सस्ती और बड़ी हो रही हैं।
यूएनईपी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह एमिशन गैप रिपोर्ट और अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी करता है। खाद्य और कृषि की स्थिति सोफा 2025 रिपोर्ट। चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी सोफा 2025 जारी की है। इस बार की रिपोर्ट का विषय एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स, विभिन्न भूमि जोत के पैमानों पर भूमि क्षरण का समाधान रखा गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? वैश्विक कृषि भूमि में गिरावट, दुनिया की लगभग 20% कृषि भूमि क्रॉपलैंड्स की उत्पादकता यानी मिट्टी के कटाव, इरोजन, पोषक तत्वों की कमी और जैविक कार्बन के नुकसान के कारण घट रही है। क्षेत्रीय प्रभाव क्या है? एरिया इफेक्ट, इसका सबसे बुरा असर एशिया और अफ्रीका पर पड़ा है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में फसलों की पैदावार उनकी वास्तविक क्षमता से 70% तक कम दर्ज की गई है। फसलों की पैदावार की वास्तविक क्षमता से 70% तक कम हो गया है भाई। यानी आने वाले दिनों में हम फूड स्कार्सिटी से भी लड़ रहे होंगे। भारत की स्थिति देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भूमि के दुरुपयोग और मिट्टी की घटती उर्वरता के कारण भारत में पैदावार का अंतर दुनिया में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। बाप रे बाप। मुख्य कारण वनों की कटाई, 90% वन नुकसान के लिए जिम्मेदार। एक ही तरह का फसल बार बार उगाना, मोनोक्रॉपिंग, उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग, दोषपूर्ण सिंचाई व्यवस्था, एलडीएन भूमि क्षरण तटस्थता। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 15.3 के हिस्से के रूप में 2015 में यूएनसीसीडी के तहत इस अवधारणा को अपनाया गया था। इसका हिरार्की है बचना यानी अवॉइड, कम करना रिड्यूस करना और वापस ठीक करना रिवर्स। ठीक है, बात करेंगे एफएओ की, तो इसके बारे में शॉर्ट फैक्ट्स है कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। इसके अन्य प्रमुख प्रकाशन एसओएफआई यानी खाद्य सुरक्षा स्थिति, सोफिया मत्स्य पालन स्थिति और सोफो यानी वनों की स्थिति है। मालाबार अभ्यास 2025 एक्सरसाइज मालाबार चर्चा में क्यों? भारतीय नौसेना के का युद्धपोत आईएनएस सहादरी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी द्वीप गुआन पहुंच गया है ताकि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में भाग ले सके। मुख्य बिंदु क्या है? क्वाड का अभ्यास। मालाबार एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल होती हैं। गुआम का महत्व, इस बार यह अभ्यास गुआम में हो रहा है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, अमेरिकी क्षेत्र है। यह द्वीप एंड्रयूज एयरफोर्स बेस और नेवल बेस गुआम जैसे प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करता है। यहाँ भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका को दर्शाती है। गुआम कहाँ है दुनिया में? देख लीजिए कहाँ है दुनिया में, देख रहे हैं ना। अमेरिका कहाँ है वो भी देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका। आईएनएस सहादरी के बारे में देख लेते हैं। यह भारत का स्वदेशी शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड एमडीएल द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विसेज डे चर्चा में क्यों? देश में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के लागू होने यानी 1995 में प्रभावी हुआ था की याद में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? समाज के गरीब और कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और कराना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कानूनी सेवाओं का ढांचा नालसा राष्ट्रीय स्तर, इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। सालसा राज्य स्तर, इसका नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। डालसा जिला स्तर, इसका नेतृत्व जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जजेस करते हैं। इस ढांचा के तहत विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय और नारी अदालतें जैसे मंच काम करते हैं। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव चर्चा में क्यों? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि
में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस है। सम्मेलन में लॉन्च की गई प्रमुख पहले DRAP डंप साइट रेमिडिएशन एक्शन प्लान। यह 1 साल का राष्ट्रीय अभियान है जिसका लक्ष्य सितंबर 2026 तक भारत के बड़े लैंडफिल कचरे के ढेरों को साफ करना और शहरी भूमि को वापस काम में लाना है। यह भारत के 202 शहरी स्थानीय निकायों के फैले ऐसे 214 कचरा डंप साइट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां देश का 80% पुराना कचरा जमा है। ठीक है, यूआईविन तो अर्बन इन्वेस्ट विंडो HUDCO द्वारा संचालित यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ADB जैसे वैश्विक संगठनों से शहरी बुनियादी ढांचे जैसे कचरा प्रबंधन, परिवहन, जल आपूर्ति के लिए निजी और बहुपक्षीय निवेश आकर्षित करना है। अमृतगान एंथम पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल ही जननी नाम से अमृत मिशन का एंथम लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFFF में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल। चर्चा में क्यों भारत ब्राजील के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ है भारत। यह कदम पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की वैश्विक पर्यावरण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। TFFF और COP30 क्या है? तो TFFF की शुरुआत इसे ब्राज़ील के नवंबर 2025 में बेलम में आयोजित COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल 30 जलवायु सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने और उनके विस्तार के बदले विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन यानी पैसा देना। इसके तहत 125 बिलियन का फंड जुटाने का लक्ष्य है। COP30 सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां स्तर है, इसलिए COP30 है, जो 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा है। भारत की जलवायु प्रगति फैक्ट्स। भारत ने 2005 से 20 के बीच अपनी उत्सर्जन तीव्रता इमिशन इंटेंसिटी में 36% तक की कमी की है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता अब देश की कुल बिजली क्षमता के 50% से अधिक हो चुकी है और भारत नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया में 3रे स्थान पर है। देश का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कुल क्षेत्रफल का दोस्तों देश का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कुल क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन 2025 चर्चा में क्यों है? टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इस बार का विषय था अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। ठीक है, प्रमुख पुरस्कार विजेता श्रेणियां तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को गया। सर्वश्रेष्ठ गैर मोटरीकृत परिवहन नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को गया। सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा यानी मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को गया, DMRC को। सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्ट पहल तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 नेशनल एजुकेशन डे चर्चा में क्यों? भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब हुई? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा साल 2008 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर हम लोग जान लें तो देखिए, इनको देख लीजिए पिक्चर में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। ठीक, मक्का, अभी जो मक्का मदीना वहीं मक्का में, ठीक है, सऊदी अरबिया में। बाद में कलकत्ता में बस गए आके,
वे 1947 से 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। उनके कार्यकाल के दौरान ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, आईआईटीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साथ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। उन्हें साल 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की पहली मेगावाट आवर स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। तो चर्चा में क्यों है? केंद्रीय विद्युत और आवास मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली मेगावाट आवर पैमाने की वैनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया। किसने बनाया है इसे? तो इसे बनाया है एनटीपीसी की शोध शाखा NETRA यानी नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस द्वारा विकसित किया गया है। यह 3 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ग्रिड स्थिरता और लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज की तकनीक का प्रदर्शन करेगी। वैनेडियन रेडॉक्स फ्लो बैटरी क्या होता है, क्यों खास है? तो यह बिजली को स्टोर और डिस्चार्ज करने के लिए अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वैनेडियन आयनों का उपयोग करती है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इनका जीवन काल, ऑपरेशनल लाइफ बहुत लंबा होता है। ये बैटरियां गैर ज्वलनशील नॉन फ्लेमेबल होती हैं, यानी इनमें आग लगने का खतरा नहीं होता है, जिससे यह ग्रिड स्केल पर सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बेहद सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 चर्चा में क्यों? हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्जले ने अपनी काल्पनिक उपन्यास फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है। किताब के बारे में जानते हैं। यह उपन्यास समकालीन यूरोपीय जीवन पहचान और आम पुरुषों के आंतरिक संघर्षों और सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों को बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त गद्य शैली में बयां करता है। अंतर समझें बुकर बनाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके या आयरलैंड के प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह दुनिया की किसी भी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित ट्रांसलेटेड किए गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर बांटी जाती है। भारत से अरुंधति रॉय 1997, किरण देसाई 2006, अरविंद अडिगा 2008 बुकर पुरस्कार जीत चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट चर्चा में क्यों? दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक संदिग्ध विस्फोट के बाद अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक यौगिक यानी दिल्ली के लाल किले के पास एक संदिग्ध विस्फोट होता है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक यौगिक सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि जांचकर्ताओं को आशंका है कि ब्लास्ट में इसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? तो शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, एक सफेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील नाइट्रोजन से भरपूर रासायनिक यौगिक है जो अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की प्रतिक्रिया से बनता है। यह लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इसे एक ऑक्सीकरण एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक दोहरे उपयोग वाला पदार्थ है। उपयोग कैसे होता है? कृषि में इसका बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन उर्वरक यानी खाद के रूप में उपयोग होता है। वहीं उद्योगों में इसका उपयोग खादानों और उत्खनन परियोजनाओं में नियंत्रित विस्फोटों के लिए किया जाता है। हथियार के रूप में दुरुपयोग। शुद्ध अमोनिया नाइट्रेट का अपने आप में विस्फोटक नहीं होता, ठीक है। शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं होता है, लेकिन जब इसे ईंधन, तेल, फ्यूल ऑयल, पोटेशियम क्लोरेट या सल्फर जैसी चीजों के साथ मिलाया जाता है तो यह अत्यधिक खतरनाक हो जाता है, ठीक है, विस्फोटक बन जाता है, जिसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ठीक है, ANFO, जिसे सक्रिय करने के लिए RDX या TNT
जैसे प्राथमिक ट्रिगर आवश्यकता होती है। गरुड़ अभ्यास 2025, एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 चर्चा में क्यों? भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास गरुड़ 2025 के 8वें संस्करण में भाग ले रही है। समय और स्थान: यह अभ्यास 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य बिंदु देखें तो इतिहास: गरुड़ भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 2003 से समय समय पर आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी सिर्फ दो लोगों के बीच, ठीक है, दो देशों के बीच। यह बारी बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित किया जाता है। भारतीय बेड़ा: इस बार भारतीय वायुसेना की ओर से Su-30 MKI फाइटर जेट, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर ईंधन भरने वाले विमान और C-17 ग्लोब मास्टर तृतीय यानी तीसरा संस्करण सैन्य परिवहन विमान इस अभ्यास का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है? दोनों वायु सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, युद्ध की रणनीतियों को साझा करना और जटिल हवाई मिशनों जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर डिफेंस का संयुक्त अभ्यास करना। देखिए मैप में यही जगह है वो, ठीक, ये है पेरिस बीच में, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय वॉरियर अभ्यास। थोड़े थोड़े डिस्टरबेंस आ जाते हैं, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अजय वॉरियर अभ्यास 2025 तो चर्चा में क्यों है? भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण शुरू हुआ। ये भी 8वां संस्करण है, वो भी 8वां संस्करण था, ठीक है। तो समय और स्थान देखेंगे तो यह अभ्यास जो है 17 से 30 नवंबर 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य बिंदु देखेंगे तो स्वरूप क्या है इसका? ये दोनों देशों के बीच 2011 से हर 2 साल में एक बार, ठीक है, होने वाला अभ्यास है। सहभागिता देखेंगे तो इसमें दोनों देशों के कुल 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। यूएन मैंडेट: यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 चैप्टर 7 के तहत आतंकवाद विरोधी और शांति स्थापना पीस कीपिंग अभियानों के समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। बिरसा 101 क्या है? तो ये सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। चर्चा में क्यों है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी मंत्री ने सिकल सेल रोग SCD सिकल सेल डिजीज के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR, ठीक है, आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 लॉन्च की है। नामकरण: इस थेरेपी का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर 2025 के अवसर पर रखा गया है, जो भारत के सिकल सेल मुक्त राष्ट्र के संकल्प को मजबूत करता है। मुख्य बिंदु देखेंगे तो किसने विकसित किया है इसे? CSIR जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। प्रयोगशाला से बाजार तक तेजी से पहुंचाने के लिए इसकी तकनीक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया है। CRISPR तकनीक क्या है? यह आणविक कैंची यह बैक्टीरिया में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। चिकित्सा विज्ञान में CRISPR केस 9 का उपयोग आणविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह DNA को विशिष्ट स्थानों से काटने और बदलने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की खोज के लिए जेनिफर डॉडना और इमैनुएल कॉर्पेंटियर को 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। सिकल सेल रोग क्या है? तो यह एक अनुवांशिक रक्त विकार जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हेमोग्लोबिन में खराबी के कारण लाल रक्त कोशिकाएं RBCs हंसिया के आकार, ठीक है, इसे हंसुए के आकार का वजह से थोड़ा मुड़ा हुआ, सिकल शेप्ड, इसलिए इसका नाम सिकल डिजीज है, ठीक है। सिकल शेप्ड और कठोर हो जाती है। इससे शरीर में खून की कमी,
तेज दर्द, अंगों को नुकसान होता है। यह भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों की आदिवासी आबादी में अधिक पाया जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 48वीं बटालियन का 16वां स्थापना दिवस चर्चा में क्यों? बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर सेक्टर में तैनात एसएसबी की 48वीं बटालियन ने 20 नवंबर 2025 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। यह बटालियन भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। एसएसबी के बारे में, यह गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक, और जिसे मुख्य रूप से भारत की नेपाल 2001 से और भूटान 2004 से सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इतिहास इसका देखेंगे तो इसकी स्थापना 1963 में 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती आबादी को तैयार करना था। कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद 15 दिसंबर 2003 को इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। ठीक है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 2025, वर्ल्ड फिशरीज डे चर्चा में क्यों? भारत ने 21 नवंबर 2025 को विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया। यह दिवस शुरुआत जो हुई है इस दिवस की वो 1997 में नई दिल्ली में वर्ल्ड फिशरीज फोरम के गठन के साथ हुई थी। इसीलिए भारत को इस वैश्विक दिवस का जन्म स्थान माना जाता है। 2025 की थीम क्या है? तो इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। भारत का नीला रूपांतरण, समुद्री भोजन निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना, यही इसका थीम था। मुख्य आंकड़े और पहले देखें तो पहल मतलब पहल, ठीक है, पहले मतलब वो नहीं समझेगा कि बिफोर, यह है पहल यानी इनिशिएटिव। भारत का स्थान, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देश का कुल मछली उत्पादन 2013-14 के 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। नव वर्ष की प्रमुख डिजिटल पहल यानी इनिशिएटिव रियल क्राफ्ट, यह ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और ई पेमेंट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पेपरलेस गवर्नेंस सुनिश्चित करता है। नव मित्रा, यह छोटी नावों यानी 20 मीटर से कम के लिए एक 2 वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मछुआरों को वास्तविक समय में ट्रैकिंग, मौसम अपडेट और संकट के समय एसओएस अलर्ट भेजने की सुविधा देता है। बिहार के मां के दूध में यूरेनियम की पुष्टि, चौंकाने वाला अध्ययन चर्चा में क्यों? बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में स्तनपान कराने वाली 40 माताओं पर किए गए एक अध्ययन में 100% नमूनों में यूरेनियम यानी U-238 पाया गया है। मुख्य निष्कर्ष, यूरेनियम की सबसे अधिक सांद्रता कटिहार जिले में और सबसे अधिक जिला और औसत खगड़िया में दर्ज की गई है। अध्ययन में शामिल लगभग 70% शिशुओं में हजार्ड क्वोटिएंट HQ-1 से अधिक पाया गया, जो भविष्य में गैर कैंसरकारी स्वास्थ्य जोखिमों का संकेत देता है। कारण क्या है? इसका मुख्य कारण भूजल यानी ग्राउंड वाटर का दूषित होना, ठीक है, आर्सेनिक बहुत मात्रा में है, इसलिए फिल्टर पानी ही पिएं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और भूगर्भीय चट्टानें हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि नवजात शिशुओं के अंग अभी विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए वे वयस्कों की तुलना में यूरेनियम को शरीर से बाहर निकालने में कम सक्षम होते हैं, जिससे उनकी किडनी और तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है, यानी दिमागी रूप से बच्चा जो है कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए फिल्टर पानी पिए। बिहार में समस्तीपुर भी है इसमें, बताइए। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस चर्चा में क्यों? 24 नवंबर 2025 को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। इतिहास, कश्मीरी पंडितों को जबरन धार्मिक धर्म परिवर्तन से बचाने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम कर दिया गया था। आज वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। योगदान व उपलब्धि, तो उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था और उनका बचपन का नाम त्यागमल था। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब में 700 से अधिक भजनों का योगदान दिया। धर्म और अंतरात्मा की रक्षा करने के लिए उन्हें हिंद की चादर शील्ड ऑफ इंडिया
के रूप में सम्मानित किया गया है। यही है गुरु तेग बहादुर। आगे बढ़ते हैं। देव सूर्य मंदिर उगमा मंदिर परिसर का स्वास्थ्य ऑडिट। चर्चा में क्यों पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को औरंगाबाद जिले में स्थित ऐतिहासिक देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर की संरचनात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इन मंदिरों की खासियत क्या है? देव सूर्य मंदिर, यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 8वीं शताब्दी का है। और यहाँ छठ पूजा के दौरान लाखों श्रद्धालु जो हैं डेवोटीज आते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो पूर्व उगते सूर्य के बजाय पश्चिम डूबते सूर्य की ओर है। ठीक। उमगा मंदिर परिसर यह उमगा पहाड़ियों पर स्थित है। देख लीजिए, यही है देव सूर्य मंदिर। ठीक, ऊपर जो आप लोगों ने देखा, और अब देखिएगा उमगा मंदिर। तो उमगा मंदिर परिसर ये उमगा पहाड़ियों पर स्थित है और अपनी नागर शैली वास्तुकला यानी नागर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ग्रेनाइट के चौकोर पत्थरों से बने इस मंदिर में भगवान गणेश, सूर्यदेव और शिव की मूर्तियां हैं। शिव की मूर्तियां हैं। यह है उमगा मंदिर। आगे बढ़ते हैं। हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट। चर्चा में क्यों अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में एक भयानक विस्फोट हुआ है। इससे आसमान में हजारों मीटर ऊपर उठी राख ऐश प्ल्यूम्स के बादल बहकर भारतीय हवाई क्षेत्र इंडियन एरोस्पेस तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण विमानन चेतावनियां एविएशन एडवाइजरीज जारी करनी पड़ी है। मुख्य बिंदु क्या है? तो भौगोलिक स्थिति देखें इसकी, तो यह ज्वालामुखी पूर्वोत्तर इथोपिया के अफार क्षेत्र में दानाकील डिप्रेशन के भीतर स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और निचले स्थानों में से एक है। 12,000 साल बाद विस्फोट भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार यह ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों के बाद फटा है। यह क्षेत्र ईस्ट अफ्रीकन शिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है, जहां अरेबियन, न्यूबियन और सोमाली टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यही है हैली गुब्बी। देख रहे हैं, इथोपिया बीच में। चलिए, खतरा क्या है? विमान के जेट इंजनों के भीतर ज्वालामुखी की महीन राख पिघलकर जम जाती है, जिससे टरबाइन ब्लेड ब्लॉक हो जाते हैं और इन इंजन जो है हवा में बंद हो सकता है। सूर्य किरण अभ्यास 2025 एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025। ये कौन सा संस्करण है? ये 22वां संस्करण, 21वां। तो चर्चा में क्यों है? 19वां संस्करण। तो चर्चा में क्यों? भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। विशेषता, यह एक वार्षिक अभ्यास है जो बारी बारी से दोनों देशों में होता है। इस बार दोनों देशों के 334 सैनिक इसमें अब भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में मुख्य रूप से असम रेजिमेंट शामिल है। इस वर्ष के अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें आधुनिक सैन्य तकनीकों जैसे ड्रोन आधारित ISR यानी खुफिया और निगरानी सिस्टम, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित निर्णय उपकरण और मानव रहित रसद वाहनों यानी अनमैन्ड लॉजिस्टिक व्हीकल्स का परीक्षण किया जा रहा है। नई चेतना 4.0 अभियान। चर्चा में क्यों? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 की शुरुआत की है। यह क्या है? यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है, जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता, सम्मान और सामाजिक आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना है। इस बार विशेष रूप से नशा मुक्त गांवों के निर्माण और घरेलू हिंसा को समाप्त करने पर जोर दिया गया है। JNRLM
के बारे में, तो इसे साल 2011 में लॉन्च किया गया था और 2015 में पुनर्गठित किया गया। इसका मुख्य काम ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके वित्तीय सहायता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। भारत करेगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। चर्चा में क्यों? भारत ने आधिकारिक तौर पर शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली जीत ली है। यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि 2030 में इन खेलों के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मेजबान शहर रहेगा भारत में इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। मुख्य बिंदु भारत का इतिहास। भारत ने इससे पहले साल 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस वैश्विक खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। रणनीतिक महत्व। यह उपलब्धि वैश्विक खेल प्रशासन में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। यह भारत के दीर्घकालिक खेल दृष्टिकोण जैसे कि खेल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और खेलो इंडिया व टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पहलों से मेल खाती हैं। आगामी खेल 2026 वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में फैक्ट्स। तो यह हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल के सभी 56 सदस्य देश भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी। भारत ने पहली बार 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में। बिहार वन और इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर। चर्चा में क्यों? बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में वन बुनियादी ढांचे, फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर्यटन इको टूरिज्म के सुधार के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी है। प्रमुख परियोजनाएं और उद्देश्य। लक्षित क्षेत्र। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तथा रोहतास और कैमूर के वन क्षेत्रों में किया जाएगा। वन सुरक्षा और बुनियादी ढांचा। वनों की सुरक्षा के लिए गश्ती ट्रैक, पेट्रोलियम ट्रैक्स, शिकार विरोधी बुनियादी ढांचे, डिजिटल निगरानी प्रणाली और कैमरा आधारित निगरानी को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा वन विश्राम गृहों और वॉच टावरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है। इको टूरिज्म का विकास। वाल्मीकि नगर, कैमूर की पहाड़ियों और रोहतास पठार के आसपास पर्यटकों के लिए सौर आधारित सुविधाएं, पर्यावरण के अनुकूल कॉटेज और प्रकृति ट्रेल्स, नेचर ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसमें स्थानीय गांवों को जोड़कर रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तराई क्षेत्र में स्थित राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और सीधे नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मुख्य नदी गंडक नारायणी नदी है। इस रिजर्व में बाघ, तेंदुए, भारतीय गौर भालू और नदी के हिस्सों में गंगे डॉल्फिन जैसे जीव पाए जाते हैं। बिहार हेरिटेज सर्किट के लिए अल्ट्रा लग्जरी कारवां अगला टॉपिक। तो चर्चा में क्यों है? बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर उच्च श्रेणी के हाई एंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अल्ट्रा लग्जरी पर्यटक कारवां चलते फिरते आलिशान वाहन लॉन्च किए हैं। मुख्य बिंदु क्या है? 5 स्टार सुविधाएं। इन वाहनों यानी कारवां में पर्यटकों के लिए 5 स्टार सुविधाएं होंगी जिनमें निजी सूट, आधुनिक शौचालय, किचन, मनोरंजन इकाइयां और पैनोरमिक खिड़कियां शामिल हैं ताकि यात्रा को आरामदायक बनाया जा सके। लक्षित मार्ग सर्किट्स। ये कारवां मुख्य रूप से बिहार के ऐतिहासिक हेरिटेज सर्किट पर चलेंगे जिसमें नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, विक्रमशिला और पटना का गांधी सर्किट शामिल है। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश के अमीर पर्यटकों, हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट को आकर्षित करना है जिससे राज्य के राजस्व रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सके और बिहार की ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिल सके। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स बिहार का खत्म होता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।